तो बच्चों नमस्कार। लीजिए अब हम क्लास 12वीं की फिजिक्स में एक नया टॉपिक गतिमान आवेश का परिनालिका। तो बच्चों परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है और जो किसी विद्युतरोधी पदार्थ यानी चीनी मिट्टी, एस्बेस्टास, प्लास्टिक आदि पर तांबे के विद्युतरोध या इंसुलेटेड तार के बहुत से फेरे पास पास लपेट करके बनाते हैं। ये इस तरह से लपेट करके उसको बनाते हैं। चलिए मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि कुंडलिनी या परिनालिका आपका बहुत सारा, ये आपका प्लास्टिक का है, ये तार है। इंसुलेटेड बोलने से इसके ऊपर में आपका कवर या तो वार्निश आता है, जैसे कि पंखा वगैरह में जो वाइंडिंग करते हैं तो उसमें ऊपर में वार्निश रहता है, रबड़ वगैरह नहीं होता। और यहाँ पर मैं लिया हूँ ये समरसिबल का वायर है, ये इसके ऊपर में आपका प्लास्टिक का कोटेड है। यहाँ पर 2-3 कोटेड रहता है इसके अंदर में और होते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऊपर ये देखिए इस तरह से आप इसको ऊपर में इस तरह से लपेट लपेट करके बहुत सारा इसको अब क्या करोगे, ये मैं लपेट रहा हूँ, ये आपका परिनालिका बन रहा है। ये इसको पास इस तरह से सरका दीजिए तो ये देखिए इस तरह से आपका बनेगा। तो उसका एक छोर ये जो शुरू से हम किए हैं वो इधर रहेगा और ये एक आदर्श परिनालिका में इसकी जो, ये देखिए मेरे पास छोटा सा तार था, इसको इस तरह से हम पास में लपेट करके ले आएंगे और इसको मैं यदि निकाल दूं तो ये देखिए ये छोड़ दे रहा हूं तो फैल जा रहा है। ये इस तरह से एकदम पास पास में रखेंगे तो इसको मैं यदि निकाल दूं तो ये आपका इस तरह से बनेगा। और ये चूँकि इसी के ऊपर लपेट करके बनाया जाता है एस्बेस्टास या चीनी मिट्टी पर, और उसको हम कहते हैं परिनालिका। तो आपको ये समझ आ गया। यहाँ से ये एक बहुत सारे फेरे होते हैं, ये यहाँ पर गोलाकार ये जो एक एक बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे फेरे हैं। और एक आदर्श परिनालिका की लंबाई, उसकी त्रिज्या, यानी ये यहाँ पर ये गोलाकार भाग जो बन रहा है इसका त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या में उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा, ये इतना ज़्यादा मान लो इसका ये सघन रहेगा तो खींचेंगे नहीं इसको, आपको पास पास में सटा करके इस तरह से बनाया जाता है। मेरे पास कम तार है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आदर्श परिनालिका की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है उसकी त्रिज्या के तुलना में। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, आपको परिनालिका समझ आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये परिनालिका का दूर दूर में तार को दिखाया गया है, ये दूर दूर में है। आपको इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके बारे में समझाना है। ये परिनालिका को मैं खोल दिया हूँ, ये आपका चीनी की मिट्टी या एस्बेस्टास के ऊपर लपेटा जाता है और ये कोटेड तार है यानी इंसुलेटेड तार है जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, आपका वार्निश का रहेगा या प्लास्टिक का कोई। तो यहाँ पर इसी को ये तार हैं, ये तार गया इधर। तो इसमें एक छोर से ये देखिए यहाँ से एक छोर है, ये यहाँ से इस छोर से धारा आपका जाएगा। अब बच्चों इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें धारा की दिशा क्या होगी। इधर से देखिए ये आपका धारा की दिशा है। अब धारा इधर से आ रही है तो इधर आएगा, इस किनारे पर आएगा, इस किनारे पर हम देखते हैं और इस किनारे पर हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ये अपोजिट है, जस्ट यहाँ पर मैं धारा की दिशा में इधर से मान लो आ रहा है तो ये ऐसे पकड़ूं तो आपका उधर से आ रहा है तार तो ऐसे होगा, ऐसे पकड़ूंगा, ये इधर से तार आ रहा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा। इसका यहाँ पर सभी तार में इस तरह से एक गोल गोल वृत्ताकार लूप के रूप में बनेंगे, इस तरह से इसके चारों ओर, इसी तरह से दूसरे तार के चारों ओर। अब यहाँ पर हम ये ध्यान देते हैं
कि इसकी दिशा ये इधर, फिर इसकी दिशा इधर, और यहाँ पर आकर के इसकी दिशा और इसकी दिशा को देखिए, ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। यहाँ पर भी निरस्त कर देंगे, यहाँ पर भी निरस्त कर देंगे, यानी इसके ये बीच का भाग में कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन रहा है। ये लास्ट वाला केवल बचेगा और ये लास्ट वाला बचेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो ये चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से बीच में भाग में इसमें भी उत्पन्न होगा, तो ये यहाँ पर बीच में लगभग सघन होता है, यानी परिनलिका के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रबल होता है, जबकि बीच, अब यहाँ पर इस चक्र को देखिए, ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो बाहर में जो कुल हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा ये देखिए इस तरह से, यहाँ ऊपर में ये दुर्बल होता है, ये बल यहाँ पर ये सघन हो रहा है बीच में, लेकिन बाहर में क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। इसमें परिनलिका के बाहर लगभग आदर्श में बाहर में हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य माना जाता है, और अंदर में बहुत ज़्यादा, यानी प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समांतर, ये मान लो ये पोले भाग में ये घुसा हुआ है तो इसके अक्ष के समांतर जो लंबाई है हमारा ये है इस तरह से, तो इसके पोले के अक्ष यहाँ पर होगा बीचों बीच, उसमें ये जिस तरह से ये घुसे हुए हैं इस तरह से, ऐसे आपका ये चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे, और ये यहाँ पर प्रबल होता है, बाहर में दुर्बल होता है या नगण्य होता है या शून्य मानते हैं आदर्श के लिए। तो बच्चों ये इसका, अब हम यहाँ पर भी वही होगा, इधर से तार इधर जा रहा है तो आप धारा को ऐसे पकड़ोगे तो आप देख रहे हो कि तार की जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बनेगा ये इधर आया, दूसरा में भी इधर से आएगा, इधर से ये जा रहा है, तो एक दूसरे को बीच वाले सभी निरस्त कर देते हैं। ये लास्ट में आपका बचेगा, तो यहाँ पर इस तरह से इसकी जो लूप बनेगी इसका। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के कारण क्या होती है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र इस प्रत्येक लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उनके सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ पर यह ध्यान देंगे कि इस परिनलिका के कारण जो कुल चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा ये प्रत्येक लूप के कारण, जो एक एक लूप है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये प्रत्येक एक एक लूप है, इसको हम पास में इस तरह से ले जाएं, ये तो एक एक लूप बनेगा, तो उसके कारण उत्पन्न, यानी प्रत्येक लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है, जो आगे हम ज्ञात करेंगे। और अब हम देखते हैं परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। बाहर में तो हम नगण्य मान लिए, लगभग शून्य मान लिए, लगभग शून्य माना जाता है क्योंकि ये दुर्बल होता है, अंदर में प्रबल होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ये चुंबकीय क्षेत्र गुजरते हैं, और ये क्या होते हैं, लगभग समांतर होते हैं, सभी के सब लगभग क्या होते हैं, सभी के सब समांतर होते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर बीच में जो गुजर रहा है एक दूसरे को तो काटते नहीं है, चुंबकीय बल रेखाओं का गुण ही है कि एक दूसरे को ये कभी नहीं काटते। तो बच्चों अब हम देखेंगे परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त करना। तो बच्चों आज फिर हम परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए गणना करेंगे, यानी सूत्र प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर एक परिनलिका है, ये दिखाया गया है। यहाँ पर जो ये गोला गोला छोटा छोटा बनाया हूँ, इसमें तार यहाँ से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से यहाँ आया है, जो बीच के तार को नहीं दिखाया गया है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर होते हैं और यहाँ पर प्रबल होता है, लेकिन बाहर में क्या होता है, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है 0 होता है, यानी बाहर में बी बराबर 0, अंदर में हम यहाँ पर गणना करेंगे। यानी इसके लिए हम जो है एक लूप, एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। ये क्या है, ABCD, एक एम्पियर लूप की कल्पना कीजिए, और इसमें हम ये देखेंगे एम्पियर लूप में आगे तो आपको इतना पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर में प्रबल है और एक समान है, बाहर
शून्य है। एक आदर्श परिनलिका में बाहर में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि ये दुर्बल होता है और नगण्य मानते हैं। यदि ये लंबा हो बहुत ज़्यादा परिनलिका और उसकी त्रिज्या कम हो तो नगण्य यानी शून्य ही माना जाता है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में गणना करेंगे और इसके लिए एक आयताकार लूप हम लिए हैं। एम्पियर लूप की कल्पना किए ABCD की, इसको आप लिखोगे अपने। तब ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, यानी ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालोगे तो क्या होगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन किसको कहते हैं? ये रेखीय समाकलन B चुंबकीय क्षेत्र का उस अल्पांश के साथ उसको गुणा कर देते हैं। किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर इसके सभी के सदिश योग के बराबर होगा, क्योंकि इसके पहले मैं बताया हूँ कि ये परिनलिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस सभी जो है हमारे लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये धारा की दिशा के साथ इसमें हम देखेंगे AB, यहाँ पर धारक, यहाँ पर हम देखते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र जो एम्पियर का लूप चुने हैं उसमें ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है अंदर में, AB उसके समांतर है। अब इसका जो रेखीय समाकलन है चुंबकीय क्षेत्र का वो क्या होगा भाई? A और B के रेखीय समाकलन, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे BDL, इसका भी होगा। और यहाँ पर आप लिखोगे A से B तक, यानी हम इसके लिए देख रहे हैं इस आयताकार लूप का A और B के बीच BDL, फिर B से C की प्लस का होगा B से C का, यानी रेखीय समाकलन यहाँ पर B इंटू DL, और यहाँ पर इसका नामकरण कर दोगे B से C। ये यहाँ से यहाँ तक का है ये चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद यहाँ से C से D पर आ जाएंगे, प्लस रेखीय समाकलन C से D B इंटू DL, प्लस यहाँ से आ गए तो फिर अब यहाँ से आएंगे D से A तक, प्लस आपका D से A तक रेखीय समाकलन B इंटू DL। तो बच्चों यहाँ पर इन सभी के रेखीय समाकलन के सदिश योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेखीय समाकलन BDL यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा? ये आपका समाकलन B, इसको हम जो दो सदिशों का अदिश गुणनफल है उसके मूल रूप में ले लेते हैं। तो BDL कास थीटा, यहाँ पर हम ये लेंगे कास थीटा। तो यहाँ पर A से B के बारे में हम सोचते हैं, A और B के बीच में, इनके दोनों में यानी ये चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच में क्या है? कोण 0 अंश है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए? 0 अंश। ये हो गया आपका A से B के बीच, A से B के बीच ये कास 0 अंश। कास 0 अंश बराबर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हमारा A से B के बीच जो है, इसमें देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र और इस भुजा आयताकार जो लूप बनाए हैं एम्पियर लूप, उनके दोनों के बीच में कोई कोण का यानी कोण नहीं बन रहा है, यानी 0 अंश है। और कास 0 अंश बराबर 1 होता है। और B यहाँ पर नियत है, अंदर में B क्या है? नियत है। इसको मैं बाहर कर देता हूँ। B और ये आपका DL से आपको हम देखते हैं बाहर कर दिए B को, जो नियत है, एक समान है। और इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं DL। अब ये DL क्या है? उस अल्पांश, इस अल्पांश की लंबाई है यहाँ पर, यानी छोटी सी जो अल्पांश लिए हैं ये भी, उसकी लंबाई क्या है? यहाँ इस भुजा की लंबाई क्या है? x है। तो इसके बराबर जो DL का हम समाकलन किए तो ये आ गया B
और x। तो बच्चों यहाँ पर इसी को देख करके कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ उसका क्या कोण है। अब यहाँ पर इस भुजा में आ जाते हैं हम, इस भुजा में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे B से C के बीच में। अब ये इसका समाकलन हम करेंगे, B से C का समाकलन किए, किसका, B और dl का। यहाँ पर एकदम सरल सा है, आप जो है इसको देख करके आप बताएंगे कि ये अब इसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या कोण बना रहा है भाई। यहाँ पर ये क्या है, 90 का कोण बना रहा है। यहाँ पर क्या था कोण, 0 अंश था। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 90 का कोण है, यानी इसको आप लिखोगे 90 अंश का कोण जो बना रहा है। अब दो सदिशों का अदिश गुणनफल में BDL काश 90 अंश और 90 अंश बराबर काश 90 अंश बराबर आपका 0 होता है। तो भाई इसका कुल इससे गुणा होगा और इसका मान 0 है, तो जो गुणनफल आपको मिलेगा क्या मिलेगा, बराबर 0 मिल जाएगा। यानी इस हमारे आयताकार BC भाग के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका रेखीय समाकलन आपका क्या है, 0 हो रहा है। अब इसी तरह से हम देखते हैं ये बाहर में C से D की ओर, यहाँ पर हम ले लिए इसका समाकलन करेंगे C से D की ओर, ये BDL। अब इसको भी आप उसका मूल रूप में लिखोगे, मूल रूप में क्या लिखोगे इसको, ये BDL कास थीटा। अब BDL कास थीटा बच्चों यहाँ पर हम लेंगे D से C के बीच में। तो यहाँ पर हम पहले ही बोल दिए हैं कि परिनीलिका के बाहर में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका मान भी 0 हो गया। यहाँ पर भी इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। C से D के बीच में, C से D के बीच में क्या हो गया इसका मान, C से D के बीच में बाहर में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, परिनीलिका के बाहर नहीं होता, B बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसके बराबर 0 हो गया। इसको यहीं पर आप 0 कर सकते हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी B इंटू DL रेखीय समाकलन इसका चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर 0 है। अब आ जाते हैं हम बचा हुआ भुजा D से A की तरफ। तो ये बच्चों यहाँ पर ये क्या है, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो अंदर में बना हुआ है उसके साथ ये फिर 90 का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D से A और BDL, ये इनके बीच में। अब इसको हम लिखेंगे, उसका मूल रूप में लिख देते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी BDL cos 90 लिखोगे। यहाँ पर उनके बीच में क्या कोण बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पर D से A और 90 cos 90 बराबर, फिर क्या लिखोगे, यहाँ पर देखिए 0 हम किए थे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहाँ पर इस लूप में, इस परिनीलिका के अंदर जो लूप है उसमें केवल इस भुजा के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का हम गणना कर रहे हैं, और वो क्या आ रहा है आपका B इंटू एक्स, क्योंकि ये समाकलन DL बराबर इसकी लंबाई को लिए जो x है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक भुजा की आयताकार लूप है, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें जो हमारा इसका मान है B इंटू एक्स आया। और अब बच्चों जितना भी मान हम यहाँ पर निकाले हैं, यानी ये A से B तक यहाँ पर आपका आया BX, यानी चुंबकीय क्षेत्र गुणित उसकी लंबाई या भुजा की लंबाई। दूसरा है B से C तक 0, C से D तक 0 और D से A तक 0। इन सब का यहाँ पर मान रखेंगे। ये देखिए कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है का रेखीय समाकलन है वो इन सभी के योग के बराबर है। तो यहाँ पर इन सभी को मान रख देंगे तो हमारा जो मान मिलेगा, यानी रेखीय समाकलन B इंटू DL, ये रेखीय समाकलन है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन।
उसके अल्पांश से गुणा कर दिए तो ये उसका रेखीय समाकलन मिल जाता है। तो हम यहाँ पर ये जो लेंगे, पहले भाग में क्या मिला, bx मिला, ए से बी के लिए क्या मिला हमको, bx मिला, b से c के लिए क्या मिला, 0 मिला, और c से d के लिए 0 मिला है, बाहर में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, और d से a के लिए इसमें ये 90 का है तो cos 90 किए तो बराबर इसमें हमको 0 मिला। तो बच्चों ये कुल योग है जो हमारे इनमें सभी लूप के एम्पियर लूप में हम देख रहे हैं, तो उसका कुल योग हो गया चारों भुजाओं में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसका कुल योग, हमारा कुल योग आ गया bx, यानी सब तो 0 हो गए, तीन भुजाओं में हमारा 0 है। इसके कारण है इधर ये 90 के कारण निरस्त हो गया, ये बाहर में कुछ नहीं होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए 0 हो गया, ए भी 90 हो गया इसलिए 0 हो गया, यानी इसी के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र bx, यानी ये हो गया आपका रेखीय समाकलन, इसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर कुल b इंटू एक्स। तो बच्चों यहाँ पर अब आयताकार लूप में फेरों की संख्या यदि nx होगी, फेरों की संख्या आपका यहाँ प्रभाव पड़ेगा, यानी जितने फेरे होंगे, यहाँ पर हम केवल 4 का यहाँ पर देख रहे हैं कि पता नहीं कितने फेरे हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर उनसे आप जो है गुणा कर दोगे। अब बच्चों यदि आयताकार लूप में फेरों की संख्या n है तो गुणा हो जाएगा nx हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर x है यहाँ के लिए, तो ये फेरों की संख्या nx होगी, और इसलिए प्रत्येक फेरे में यदि I धारा प्रवाहित हो रही है तो कुल धारा इस लूप के अंदर जो है हमारा क्या हो जाएगा, nx I होगा। ये आयताकार जो लूप किए हैं उसमें धारा कुल क्या होगा, nx और I, उससे गुणा हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक लूप में I धारा प्रवाहित हो रही है, और इसलिए हमारा जो सतह रेखीय समाकलन होगा चुंबकीय क्षेत्र का वो μ0 गुणित आयत ABCD से घिरी कुल धारा क्या है, nx I है। इसलिए ये आपका जो है आपका रेखीय समाकलन होगा चुंबकीय क्षेत्र का, वो μ0 nx I, यानी μ0 I होता है, तो यहाँ पर धारा का मान क्या है, nx I है। अब ये हमारा दूसरा है, ये आपका एम्पियर के परिपथी नियम के द्वारा हमने इसको प्राप्त किया, यानी एक लूप में हमारा धारा I बह रही है तो फेरों की संख्या nx, आयताकार लूप में फेरों की संख्या यदि nx है तो वहाँ पर कुल धारा प्रत्येक फेरे के धारा के बराबर यानी nx गुणित I हो जाएगा, और इसलिए परिपथी नियम में ये कहा जाता है, यानी बताया गया है एम्पियर के द्वारा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा μ0 इंटू I होता है। तो I का मान को ये nx I यहाँ पर रख दिए, यानी μ0 गुणित आपका nx I यहाँ पर हम लिख दिए μ0 nx I, ये हो गया। और हमने पहले भाग में ये देखा कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर है, जो गणना किए ये bx 0 0 0, तो इसके बराबर bx है, तो ये दोनों बराबर होंगे, लेफ्ट साइड बराबर है। ये आपका परिपथी नियम के द्वारा ये बताया जा रहा है कि μ0 nx I होगा, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये bx है, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, μ0 nx I इक्वल टू bx। अब हमको क्या ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका, चलिए जो करता है काट देते हैं, x को काट देते हैं, b यहीं पर बच जाएगा, x को यहाँ से काट दिए तो b इक्वल टू हो गया μ0
एन आपका आई। तो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए परिनलिका में सूत्र है और ये सरल है, एक बार आप लिखोगे तो समझ जाओगे। वीडियो को देख लेना। मैं आशा करता हूँ आप लोग को हेल्प हो रहा होगा और थैंक्स।